हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्लास में हमने डायमेंशंस के बारे में भी सीखा था। उसके बाद मैंने कन्वर्जन बताया था कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और आज हम करेंगे डिराइव, रिलेशनशिप कैसे डिराइव करोगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके। ठीक है, जैसे इसके अंदर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पहले इससे लास्ट क्लास में सीखा था कि होमोजेनिटी, बाय मेकिंग यूज ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपको वेरियस फैक्टर पता है, जैसे मान लीजिए फोर्स है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम में मास इंटू एक्सेलरेशन, कि भाई फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी है और फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पे ए भी है। दोनों के प्रोपोर्शनल है ना, एक्सेलरेशन और मास के। ठीक है, तो हमें नहीं पता ना कि एग्जैक्ट में इसकी वैल्यू 1 होगी या इसके ऊपर 2 आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन तो एफ इज इक्वल टू एम में होता है। ठीक है, तो आज इसी टाइप की इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, डिराइव करके देखेंगे कि कैसे हम उसको डिराइव कर सकते हैं इक्वेशंस को यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब आपको क्वेश्चन से ये बेहतरीन समझ में आएगा। हम इसके क्वेश्चन से लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, जो अभी बताया था मैंने, इसमें है फोर्स ऑन पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, मास m एंड एक्सेलरेशन a ऑफ पार्टिकल। आपको एक्सप्रेशन निकालना है किसका, यहाँ पे फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने देखा जो फोर्स है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू पावर एक्स। एक्स यहाँ पे कोई वेरिएबल है जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट एक वैल्यू आएगी एक्स की। ठीक है, वो मास के प्रोपोर्शनल भी है और किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है, तो ए रेज टू पावर वाई। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम यही स्टार्ट करेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है किसके प्रोपोर्शनल है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको मास और यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एक्स हो गया, और यहाँ पे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर वाई। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू पावर एक्स, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन रेज टू पावर वाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर x एंड a रेज टू पावर y। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओपन करूंगा तो क्या होगा, k इंटू के इज एनी कॉन्स्टेंट, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट या डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, m रेज टू पावर x और a रेज टू पावर y, वेयर k इज डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये बोलेंगे हम किसको, k को बोलेंगे। ठीक है, k डायमेंशनल कांस्टेंट। तो हमें पता है कि हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। इसका मतलब क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS होगा। अगर ये दोनों इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डायमेंशनली भी इक्वल होगा। ठीक है, हमने डायमेंशन से इक्वेशंस को प्रूव किया था पीछे। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल है तो डायमेंशनली हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। आपको पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का होता है MLT-2। मास का डायमेंशन क्या होता है, मास ही होता है m। ठीक है, m से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, मास एक्सेलरेशन देखेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसका डायमेंशन क्या हो गया, मीटर मतलब लेंथ और पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हो गया टाइम। तो ये आपके पास हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया किसका, फोर्स का, मास का एंड एक्सेलरेशन का। तो पुट कर दीजिए इसके अंदर, इक्वेट करते हैं, तो MLT-2 ये हो गया फोर्स का, इक्वल्स टू k इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, k तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसके से कुछ पुट नहीं करना है। मास का क्या हो गया, m हो गया रेज टू पावर x। ठीक है, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, LT-2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया y, तो ये हो जाएगा MLT-2। सोल्व करते हैं, ये हो गया m रेज टू पावर x, l रेज टू पावर y और t रेज टू पावर -2y। कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पे मास की वैल्यू 1
रेज टू पावर 1 है, मास का डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन यहाँ पे क्या है 1 है। तो कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। मास को कंपेयर करो बोथ साइड से, ये मास है ये मास है, ठीक है, कंपेयर कर लिया। अगेन y की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 1 होगी, और -2y की वैल्यू कितनी होगी -2, जब आप टाइम की पावर को कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू भी यहाँ से 1 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो f इजिकल टू क्या आएगा m रेज टू पावर 1 और a रेज टू पावर 1, तो f इजिकल टू km में। बस आपको इतना ही छोड़ना है एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर इस फॉर्मूले में जो k की वैल्यू होगी वो 1 होगी, कैसे, बाई एक्सपेरिमेंट, बाई एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू जो k की है यहाँ पे 1 है, इसीलिए हम फोर्स इजिकल टू क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे हम एक्सपेरिमेंटली जो k की वैल्यू आई है वो 1 आई है, ठीक है। तो इसलिए फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन आपको इतना ही लिखना है यहाँ पे, f इजिकल टू क्या लिखना है, k इंटू m इंटू ए। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, f इजिकल टू के एम में होगा, ठीक है, इतना लिखोगे। तो सीधी सी बात है, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, फोर्स ऑन पार्टिकल गिवन है आपके पास, ठीक है, तो क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो एक चीज़ है, ठीक है। मास पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन पे, तो उस हिसाब से आप मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, रेज टू पावर एक्स वाई ले लेंगे और इसको डायमेंशनली क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, मास के ऊपर एक्ट कर रहा है, और मूविंग विद वेलोसिटी क्या है, v है, और सर्कल ऑफ रेडियस क्या है यहाँ पे r है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें 1 ले लेनी है, ठीक है, बाद में जाके। तो सबसे पहले ये देखो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए m रेज टू पावर x ले लिया। और किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए रेडियस रेज टू पावर हम क्या ले लेंगे, y ले लेंगे r। और किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी रेज टू पावर क्या ले लेते हैं, z ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, m रेज टू पावर x, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू पावर y, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v रेज टू पावर z। तीन ही क्वांटिटी है जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। तो इन तीनों से मिलके जो बनता है वो क्या बनता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर x, r रेज टू पावर y और v रेज टू पावर z। और फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल्स टू k इज, वही सेम बताया था मैंने, क्या है, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को ओपन करने के लिए, r रेज टू पावर y और v रेज टू पावर z, ठीक है। वेयर k इज क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट लिख सकते हो इसको, डायमेंशनल कांस्टेंट भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, mlt-2 होगा। वही सेम करेंगे ना कि डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। LHS और RHS का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। तो फोर्स का ये हो गया, मास का kg में डिनोट करते हैं, मास को m हो गया, r रेडियस है तो मतलब लेंथ हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है यूनिट इसका, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा LT-1। देखो सबका डायमेंशन लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS में डायमेंशन रखो फोर्स में, तो MLT-2 इक्वल्स टू k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसकी जगह पे कुछ रखना नहीं है, मास का m ही है, रेडियस l है लेंथ, और वेलोसिटी का क्या है, LT-1 रेज टू पावर z। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो MLT-2 इक्वल टू मास हो गया x, l क्या हो जाएगा आपका y यहाँ पे, और l रेज टू पावर z भी हो जाएगा जब इसको ओपन करेंगे, तो t रेज टू पावर -z। देखो सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया हमने, ठीक है, जितनी भी मतलब एक डायमेंशन लेस में लिख लिया इसको। तो मास रेज टू पावर 1 है, लेंथ रेज टू पावर 1 है, यहाँ पे t रेज टू पावर -2 है, मास रेज टू पावर x है, मतलब m रेज टू पावर, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग l देखो दोनों सेम है, सेम बेस है, तो पावर आपकी क्या होंगी, ऐड होंगी, तो y प्लस z हो जाएगा और t रेज टू पावर -z हो जाएगा। अब कंपेयर करते हैं,
तो कंपेयर करेंगे तो मास रेज टू पावर m इज इक्वल टू एम रेज टू पावर, दोनों तरफ m को कंपेयर कर लो पहले, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। लेंथ को कंपेयर करेंगे, ये लेंथ हो गया, ये हो जाएगा आपका लेंथ रेज टू पावर y प्लस जेड, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। और जब टाइम को कंपेयर करेंगे तो t रेज टू पावर -2 और t रेज टू पावर -z, तो z माइनस जेड इज इक्वल टू -2, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब z की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, यहाँ पे देखो, जब z की वैल्यू यहाँ पे मैं रखूँगा इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे z की वैल्यू रखिए, तो z की वैल्यू 2 है इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। हमें जो चाहिए था वो मिल गया, हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू भी मिल गई है। ठीक है, उठा के किस में रख पुट कर दो, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F इक्वल टू के इंटू मास, मतलब m रेज टू पावर x कितना है, 1 है, r रेज टू पावर कितना है, यहाँ पे r रेज टू पावर मतलब y की वैल्यू कितनी है, -1 है, और v यहाँ पे रेज टू पावर z की वैल्यू कितनी है, 2 है। देखो z की वैल्यू 2 है, तो तीनों वैल्यू x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 में पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व किया तो k इक्वल्स इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, r रेज टू पावर -1 है तो डिवाइड में चला जाएगा, r रेज टू पावर -1 है तो डिवाइड में चला जाएगा। और ऊपर ही क्वेश्चन में गिवन है कि जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 है, तो वेयर k इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो f इज इक्वल टू आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन, कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो F होगी वो क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे करके आप डायमेंशनली, ऐसे डायमेंशन एनालिसिस से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपके स्कूल में भी पूछा जाता है, एग्ज़ाम में भी आएगा, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसमें भी पूछे जाते हैं ये। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो पहले ये पढ़ लिया करो क्वेश्चन में कि कौन सी क्वांटिटी किसके प्रोपोर्शनल गिवन है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू को लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। कंसीडर द ए सिंपल पेंडुलम है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल पेंडुलम, bob attached to the string that oscillate under the acting of force gravity. Suppose the period of oscillation of simple pendulum. अब देखो जो पीरियड है वो जो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मास पे डिपेंड कर रहा है m पे, ठीक है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस पे, मास पे, लेंथ पे, और किस पे, ग्रेविटी पे। और क्या डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है, पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। ठीक है, हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसको, जो सबसे पहले जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहले तो एम रेज टू पावर क्या ले लेते हैं हम, एक्स ले लेते हैं, या ए ले लो, बी ले लो, जो भी मतलब आपको लेना है। मान लीजिए ए ले लिया मैंने, ठीक है। टी रेज टू पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, तो लेंथ रेज टू पावर बी हो गया। और टी रेज टू पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, जी रेज टू पावर सी, मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इन तीनों से मिलके हमारे पास क्या आ जाएगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी, और जी रेज टू पावर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर। अब इसको ओपन करेंगे तो t इक्वल्स टू आ जाएगा के एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी, और जी रेज टू पावर सी, वेयर के जो है, के इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले डायमेंशंस लिखते हैं सारे। जो t का डायमेंशन है टाइम का, वो t ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद मास का डायमेंशन है वो क्या रहेगा, m रहेगा। लेंथ का डायमेंशन वो क्या है, l रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है। पहले यूनिट लिख लिया करो, यूनिट लिख के डायमेंशंस बना लिया करो। मीटर मतलब लेंथ, और टाइम पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब t रेज टू पावर -2।
L/T² आएगा, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे डायमेंशन लिख दिए। और आपको पता है इस इक्वेशन में डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डायमेंशन की वैल्यू पुट करते हैं। तो T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू T ही है। K डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी जगह कुछ रखना नहीं है। M क्या है, M ही है, m⁻⁴। लेंथ क्या है, L है, L⁻⁵ और G क्या है, LT-2। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन है L × T⁻⁻²। ये C हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे इस तरफ न तो मास है नहीं लेंथ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हम लिखेंगे m⁻⁴, L⁻⁴, T⁻1 लिखेंगे। इसको कंबाइन कर लो पूरे डायमेंशन को, m⁻⁵, L⁻⁵, L⁻⁴ और T⁻⁻²c। क्लियर है, एक ब्रैकेट में लिख लिया इसको पूरे को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका m⁻⁴, L⁻⁴, T⁻1 इक्वल्स टू m⁻⁴, बेस सेम है L में, देखो दोनों में, तो पावर क्या होंगी आपकी, ऐड हो गई, b + c T⁻⁻²c। अब कंपेयर कर दो। देखो अब कंपैरिजन में कैसे करेंगे, यहाँ पे मास ⁻0 है, यहाँ पे मास क्या a है, तो a का वैल्यू कितना आ गया भाई, 0 आ गया। अगर मैं कंपैरिजन करूँगा मास की पावर के साथ, इधर लेंथ क्या है, 0 है ⁻, और इधर जो है लेंथ ⁻0, इधर b + c, तो मतलब b + c इक्वल्स टू 0 हो गया। क्लियर। इधर टाइम कितना है, 1 है, इधर टाइम कितना, -2c, तो -2c इज इक्वल टू 1। कंपैरिजन तो समझ में आ गए, गणित है भाई, मैथ्स है इसके अंदर, ठीक है। मैथ्स में कंपैरिजन कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, इतना तो मैथ्स आना ही चाहिए, ठीक है। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो गया। अब यहाँ पे c की वैल्यू में -1 इसमें रखूँगा, तो b + b -½ इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, ½ आ रही है। देखो तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू निकाल दी, a की वैल्यू 0 आ रही है, c की वैल्यू -2 आ रही है, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, +1/2 आ रही है। क्लियर। सारी वैल्यू हमने क्या कर दी, सोल्व कर दी। उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, इसमें जो ये आपकी इक्वेशन थी ना, इसमें हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो इसमें पुट करेंगे t = k m⁻⁴ क्या है, 0 है, ठीक है। क्लियर है। मास ⁻⁴ क्या है, 0, क्योंकि a की वैल्यू 0 है। लेंथ की वैल्यू, लेंथ ⁻⁴ b की वैल्यू कितनी है, 1/2 आई है, और g⁻⁴ c की वैल्यू कितनी आई है, -½ आई है। तो मतलब ये आ जाएगा t = k × मास ⁻⁴, कोई भी नंबर है, कोई भी मतलब क्वांटिटी है, ⁻⁴ क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। तो मास तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो L⁻⁴ ये हो गया 1/2, और g जो है डिवाइड में आके इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो k × √ऑफ क्या हो जाएगा, L/g। क्लियर है। तो t इज इक्वल टू हमारे पास जो आया है वो आया है k × √ऑफ L/g। आपको इतना ही एग्जाम में इसको क्या करना है, छोड़ना है, ठीक है। k t टाइम पीरियड इक्वल टू k × √ऑफ L/g। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट या बाई एक्सपेरिमेंटली, यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो कितनी आई है, 2π आई है। अगर आप आगे थोड़ा सोचना चाहते हैं, जो एक्चुअल एक्सप्रेशन लिखोगे, ये आपको आएगा जब पूरा फिजिक्स आप पढ़ लेंगे, ठीक है। जब वेव्स वगैरह जो चैप्टर है सिंपल पेंडुलम, उसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर उसके बारे में स्टडी करेंगे ना, तो तब आपको ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पता चलेगा। तो बाई एक्सपेरिमेंटली जो t की वैल्यू है 2π है, जो एक्चुअल एक्सप्रेशन होता है वो होता है 2π × √L/g, ठीक है। ये एक्चुअल एक्सप्रेशन होता है, लेकिन आपको जो है एग्जाम में यहीं तक छोड़ना है, अगर k का वैल्यू गिवन नहीं है तो, ठीक है। और एक्चुअल में जो इसका फॉर्मूला है वो ये होता है, t = 2π × √L/g। रूट कंप्लीट है इसके ऊपर, L और G के ऊपर, ऐसे। तो ऐसे करके आप सोल्व करेंगे। हमने देखा जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि मास तो इस एक्सप्रेशन में आया ही नहीं, ठीक है। लेकिन उसने बोल दिया कि मास पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, मास पे डिपेंड नहीं करेगा तो मास तो हट जाएगा वहाँ से लास्ट में। और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो सेम रेस्ट, मतलब ऐसे प्रपोर्शनलिटी लगा के और डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है भाई। नोट कर लो, इसको करना है तो। देखो कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, द फ्रीक्वेंसी न्यू, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको न्यू,
वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है लेंथ पे डिपेंड कर रही है। मास पर यूनिट लेंथ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद में डिस्कशन करेंगे जब हम इसका डायमेंशन लिखेंगे, लेकिन अकेले मास पे नहीं, मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। और टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी इन द स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड डायमेंशनली एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे जो न्यू है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो न्यू है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एल रेज टू पावर ए। मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास पर यूनिट लेंथ पे कर रहा है, तो एम रेज टू पावर बी। और किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यू जो है टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेंशन जो कि टी रेज टू पावर क्या है, सी है। हमने ये ले लिया, जिस पे डिपेंड कर रहा है वो सब ले लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। इसके बाद इसको लिखेंगे न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू पावर ए, एम रेज टू पावर बी और टी रेज टू पावर सी। क्लियर, न्यू इज डायरेक्टली इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ओपन करेंगे, एल रेज टू पावर ए, एम रेज टू पावर बी और टी रेज टू पावर सी। अब हम इसका क्या करेंगे, डायमेंशंस लिखते हैं, ठीक है। तो आपको पता है के जो है वो क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस। ऑब्वियसली बात है, दोनों का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका कैसे होगा। न्यू का सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसका डायमेंशन लिखो। तो क्या है, पर रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, ये टाइम पीरियड होता है, तो 1/t हो जाएगा, टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी रेज टू पावर -1। ये फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, डायमेंशंस होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। लेंथ हो गया, तो लेंथ का कितना होता है भाई, लेंथ का होता है एल ही होता है। एम का यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें आप एम को जो है ना वो एम नहीं लिखेंगे, मास। क्यों, क्योंकि ऊपर ध्यान से देखो ये गिवन है मास पर यूनिट लेंथ, जो एम गिवन है वो गिवन है मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। तो यहाँ पे एम का हो जाएगा ये एम मास का, और लेंथ का हो जाएगा एल, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल -1, एम एल रेज टू पावर -1। फिर आती बात टेंशन की। टेंशन क्या होता है, फोर्स ही होता है, ये भी टेंशन क्या होता है, फोर्स। जो फोर्स का डायमेंशन होता है वही टेंशन का डायमेंशन होता है, तो ये हो जाएगा एम एल टी -2। फोर्स, वर्क, एनर्जी, हीट, इन सब का डायमेंशंस पता होना चाहिए। फोर्स का तो ज़रूरी ही पता होना चाहिए, हर जगह लगभग यूज़ होता ही है, ठीक है। अब इस पे सोल्व करते हैं, देखो डायमेंशन लिखते हैं पहले इस इक्वेशन का। यहाँ पे न्यू का क्या हो जाएगा, टी रेज टू पावर -1, फ्रीक्वेंसी का के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ही, ठीक है। लेंथ का हो जाएगा एल रेज टू पावर ए। मास का, मास पर यूनिट लेंथ ये लिखा है एम एल -1 रेज टू पावर बी। और उसके बाद टेंशन, टेंशन का क्या होता है, जो फोर्स का होता है ये है एम एल टी -2 रेज टू पावर क्या गिवन है आपको, सी गिवन है। इसको सोल्व कर लेते हैं, टी रेज टू पावर -1, एम यहाँ पे देखो एम रेज टू पावर बी है और एम रेज टू पावर सी है। यहाँ से देखो एम रेज टू पावर बी है और एम रेज टू पावर सी भी है। फिर एल का देखते हैं, एल रेज टू पावर ए है, यहाँ पे एल रेज टू पावर -b है और यहाँ पे एल रेज टू पावर सी है। 3 एल है भाई, एक एल ये है, एक एल ये है, एक एल ये है, ठीक है। उसके बाद टाइम, टाइम सिर्फ एक ही जगह है, टी रेज टू पावर -2c रेज टू पावर -2c। ये होगा m0 l0 t -1 है। अगर मास और लेंथ नहीं है तो मैंने आपको बताया है m रेज टू पावर 0 l रेज टू पावर 0 लिख लो, ठीक है। मास दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। लेंथ में भी बेस सेम है यहाँ पे एल एल एल, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा। और टी रेज टू पावर माइनस कितना हो जाएगा 2c। कंपेयर करते हैं, देखो तो मास को कंपेयर करेंगे तो b + c रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेंथ को कंपेयर करते हैं तो a - b + c = 0 हो जाएगा। दोनों तरफ लेंथ को कंपेयर कर लीजिए, पावर को। और -2c = कितना हो जाएगा, -1। जब हम टाइम को कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 1/2 आ रही होगी आपकी। ध्यान से देख लो, जो c की वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, 1/2 आ रही होगी। माइनस माइनस काटा और डिवाइड में कर दिया। अब इसमें हम c पुट कर देते हैं 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, -½ आ रही है।
अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, b की वैल्यू पुट कर देते हैं -½ तो +½ हो गई माइनस माइनस, और c की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही होगी, a + 1 हो गया ये, तो a की वैल्यू आ रही होगी भाई -1। a की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देंगे, इस एक्सप्रेशन में। तो पुट कर दीजिए न्यू इक्वल्स टू के इंटू एल रेज टू पावर कितना है, -1 है, एम रेज टू पावर क्या है, बी की वैल्यू कितनी है, -½ है, और टी रेज टू पावर कितना है, सी, तो सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। न्यू इक्वल्स टू के, एल रेज टू पावर -1 है तो डिवाइड में होके पॉजिटिव हो जाएगा, मास है ये भी डिवाइड में हो जाएगा, टी रेज टू पावर ऊपर 1/2, एम रेज टू पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा ये। क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे, न्यू इक्वल्स टू k/l, इन ये जो देखो दोनों के ऊपर 1/2 पावर है तो एक रूट लगा देते हैं बड़ा सा, और t/ इसको लिख देते हैं m। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स, जो भी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेंथ पे, टेंशन पे, और मास पर यूनिट लेंथ पे। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपको छोड़ देना इसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो जो गिवन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उस हिसाब से वैल्यू को हम लेते जाएंगे और इसको सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो, द एस्केप वेलोसिटी v जो गिवन है आपको, एस्केप वेलोसिटी गिवन है आपको, v गिवन है, और बॉडी डिपेंड्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g पे डिपेंड कर रही है, प्लैनेट, एंड द रेडियस ऑफ प्लैनेट कैपिटल R पे डिपेंड कर रही है, जो कि रेडियस ऑफ प्लैनेट है। एस्टेब्लिश डायमेंशनली द रिलेशनशिप बिटवीन v, g एंड r। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट के बीच में रिलेशन क्या करो, डिराइव करो यूजिंग डायमेंशनली। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी है वो लिखेंगे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा g⁻⁴ हो जाएगा। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, तो r⁻⁵ हो गया। बस दो के ऊपर डिपेंड कर रहा है और किसी पे नहीं कर रहा है, इसमें लिखा नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g⁻⁴ r⁻b, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ओपन करूंगा तो k आ जाएगा, g⁻⁴ r⁻b। ठीक है, v इक्वल्स टू ये आ गया आपके पास k, g⁻⁴ और r⁻ क्या आ जाएगा आपके पास, b आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, k यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम मैंने बताया था, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। ठीक है भाई, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब देखो डायमेंशंस लिखते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी का जो डायमेंशन है, क्या वेलोसिटी की यूनिट लिख लो अगर नहीं पता है तो, मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, L/T हो जाएगा, तो ये हो जाएगा LT-1। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे g, ग्रेविटेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा L/T² हो जाएगा, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा LT-2। ठीक है, और r यहाँ पे क्या है, रेडियस है, वो तो लेंथ ही होती है, वो तो L ही हो जाएगा। ठीक है, ये डायमेंशन हमने लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, किसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर डाल देते हैं, इसको पुट करो भाई। तो वेलोसिटी आपको पता है, इसके अंदर जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS होगा। अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया कि डायमेंशनली ये करेक्ट होगी, LHS और RHS। तो इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। हमें सिर्फ a और b का वैल्यू चाहिए, जो स्मॉल a b है। वेलोसिटी की जगह हम पुट कर देते हैं LT-1। ओके, k डायमेंशनल कांस्टेंट है, उसकी जगह कुछ पुट नहीं करेंगे। g की जगह हम पुट कर देंगे LT-2 और r की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, r जो है वो लेंथ है। ठीक है, वो हो जाएगा आपका p। तो मास नहीं है इसके अंदर, तो m⁻0 लिख लेते हैं। ठीक है, L⁻ यहाँ पे 1 हो जाएगा, t⁻⁻1 हो जाएगा। यहाँ पे भी मास नहीं है तो m⁻0 लिख लो, L⁻A, t⁻⁻2a और L⁻b।
क्लियर, एक ब्रैकेट में लिख लिया सबको खोल के। तो ये हो जाएगा, मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है क्योंकि दोनों तरफ मास में जो है यहाँ पे 0 ही गिवन है, मास तो है ही नहीं एक्सप्रेशन के अंदर। आप लिखना चाहो m⁻⁴ लिख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेंथ रेज टू पावर a, लेंथ रेज टू पावर b, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दीजिए, t⁻⁻ क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। क्लियर। अब इसको कंपेयर करते हैं, मास को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ 0 ही पावर है। लेंथ को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो a + b = 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लेंथ रेज टू पावर 1 है और लेंथ रेज टू पावर a + b। उसके बाद टाइम को कंपेयर करेंगे तो -2a है इधर, और इधर क्या है -1 है रेज टू पावर। तो a की वैल्यू तो सीधी सी आ गई भाई 1/2 आ गई, माइनस माइनस कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। पुट कर देते हैं इसमें 1/2 + b, किसमें इसमें डाल देते हैं = 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - ½ तो b की वैल्यू भी आपकी 1/2 आ गई। उठा के इसको किस में पुट कर देते हैं, इस एक्सप्रेशन में डाल देते हैं जो आपके पास है। तो ये आ जाएगा आपके पास v = k × g की वैल्यू डालो, g की वैल्यू क्या है g⁻⁴ a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू है 1/2 और r⁻b b की वैल्यू है 1/2। तो v = k × √g(r). दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर्मूला फॉर escape velocity depends upon acceleration due to gravity of planet and radius of the planet। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर g⁻½ और r पे भी ½ था, तो हमने दोनों के ऊपर एक स्क्वायर रूट डाल दिया है। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। डायमेंशनली देख लो किस किस के ऊपर डिपेंड है वो लिख लो, फिर LHS = डायमेंशन ऑफ LHS = डायमेंशन ऑफ RHS कर लेंगे, ठीक है। इसलिए डायमेंशन फार्मूला आपको आना चाहिए, अगर डायमेंशन फार्मूला नहीं आता है तो आप जाके मेरा लास्ट जो वीडियो है उसमें डायमेंशन है उसमें जाके देखिए, ठीक है। उसके बाद ये देखो आप अगला क्वेश्चन देखो, ए प्लेनेट मूव्स अराउंड इन सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t है, जो टाइम पीरियड है वो t है, और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इन सब पे क्या कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, शो करना है, बाद में जाके पहले तो इतना ही करो आप, पहले तो हमें एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए, हमें निकालना है टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। बाद में जाके आपको शो करना है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे लेट जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है r⁻a है। देखो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है मास पे डिपेंड कर रहा है m⁻b है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g⁻c है। देखो कर लिया। अब तीनों को एक साथ अगर कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा f इज डायरेक्टली, f नहीं है t है, फोर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा r⁻a, ठीक है, m⁻b और g⁻c। t इक्वल्स टू यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ओपन करो, k आ जाएगा, k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो m⁻b और g⁻c, ठीक है। वेयर k इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा a डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबका डायमेंशंस लिखते हैं। जो टाइम पीरियड का जो डायमेंशन है वो तो पता ही होगा t ही है। उसके बाद रेडियस है वो लेंथ है तो l हो जाएगा। मास है, मास का डायमेंशन क्या होता है m ही होता है वो तो, ठीक है। अब बात आती है g का कैसे लिखें, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कैसे लिखें। आपको पता है F = क्या होता है g(m1m2/r² होता है, g फोर्स = g(m1m2/r²। यहाँ से हम g का वैल्यू निकालते हैं तो g का वैल्यू कितना आ जाएगा फोर्स × r²/m1/m2, ठीक है। फोर्स का क्या होता है mlt-2 होता है, r² का लेंथ स्क्वायर तो lt² हो जाएगा, डिवाइड में मास हो जाएगा 2 बार m और m, तो एक m से m तो कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं लिखूँगा तो ये हो जाएगा आपका m, देखो एक नीचे m बचा हुआ है तो एक m को ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा -1 ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक l है और यहाँ पे l² है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा l³
और टी रेज टू पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के लिए, m रेज टू पावर -1 L क्यूब और t रेज टू पावर -2। अब सब पुट कर दो, आपको पता है कि ये जो है डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS होगा, अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो, ठीक है। तो t का डायमेंशन कितना है, t है, k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसकी जगह कुछ लिखना नहीं है। r का क्या है, लेंथ है, a रेज टू पावर a, मास का क्या है, m ही है, रेज टू पावर b, और g का क्या है, m रेज टू पावर -1, डायमेंशन फॉर्मूला L क्यूब और t रेज टू पावर -2 रेज टू पावर c। इधर देखो मास और लेंथ नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसलिए mm रेज टू पावर 0, L रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 1 लिखेंगे। अब सबको खोल दो, मास को एक साथ करो, ये m रेज टू पावर b और यहाँ से आएगा m रेज टू पावर -c, और L को साथ करो, L रेज टू पावर a और L रेज टू पावर 3c, उधर से अगर इसको ओपन करेंगे ना, पावर इसकी c है। और अब t को करो, t रेज टू पावर माइनस कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, m रेज टू पावर 0, L रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 1, बेस से में पावर क्या हो जाएंगे ऐड, b -c हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, b -c, लेंथ पे क्या हो जाएगा, a + 3c, क्योंकि लेंथ दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, और t रेज टू पावर क्या हो जाएगा, -2c हो जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, देखो मास को कंपेयर करेंगे, पावर को कंपेयर करो दोनों को, तो b -c = 0, लेंथ को कंपेयर करेंगे a + 3c = 0, और टाइम को कंपेयर करेंगे तो -2c = 1। क्लियर, समझ में आया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से अगर मैं c का वैल्यू निकालता हूँ तो -½ आ रहा होगा, देखो c का वैल्यू कितना आ रहा है, -½ आ रहा है, ठीक है। अब c का वैल्यू -½ आ गया तो इसमें पुट कर दो, तो b + 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू मैं -1/2 पुट करूँगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। अब इसमें पुट कर देते हैं, इसको a में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे a + 3c, c की वैल्यू कितनी है, -½ है, c की वैल्यू कितनी है, -½ = 0, तो a की वैल्यू उधर जाके कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे a b c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आ चुकी हैं, कहाँ पे पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे इसको, तो ये हो जाएगा t = k जो है वो डायमेंशनलेस है, उसमें k, r रेज टू पावर a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2 आ रही है, m रेज टू पावर b की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2 आ रही है, क्लियर, यस, और g की वैल्यू कितनी आ रही है, वो भी -1/2 आ रही है। तो t = ये हो जाएगा k r रेज टू पावर 3/2, इसको डिवाइड में ले आते हैं दोनों को, तो m रेज टू पावर 1/2 और g रेज टू पावर 1/2 पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो एक्चुअल में डायमेंशन तो यही है, अगर हम डायमेंशनल की बात कर रहे हो यही है, लेकिन आपको क्या करना है, शो करना है कि जो t² है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ है। तो इस इक्वेशन का हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, जो ये इक्वेशन है इसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। तो t² = ये हो जाएगा k², और अगर मैं r रेज टू पावर 3/2 का करूँगा ना, ऐसे देखो स्क्वेयर करूँगा तो 2 से 2 कटेगा, तो ये बन जाएगा r³, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, m और g हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर 1/2 पावर है, जैसे ही उसका स्क्वेयर करूँगा स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, जो t² है आपके पास ये आ गया, तो आपको पता है कि जो t² है ना, जो ये t² है, ये देखो जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट ध्यान से देखिए, ये क्या कांस्टेंट है, k डायमेंशनल कांस्टेंट, आपको पता है k की वैल्यू कांस्टेंट ही निकलेगी। मास जो है, कोई भी बॉडी है उसका क्या होता है, कांस्टेंट है, ठीक है। मास ऑफ जो मास m क्या है, यहाँ पे सन का मास है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल हो गया, जो एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो g है वो भी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 समथिंग रेज टू पावर रहती है, ठीक है, वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, सारी कांस्टेंट होंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि t² जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ है, यहाँ पे रेडियस ही खाली चेंज हो सकता है ऑर्बिट का, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, और यही आपको प्रूव करना था। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो क्वांटिटी गिवन है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखो, ठीक है। डायमेंशनली उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो, बाद में जाके हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, और फिर जाके हम लोग क्या करेंगे,
हमने देखा कि यहाँ पे जो k है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें बोला है मास जो है वो सन का मास है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर है? तो इसलिए जो आ गया आपके पास, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे भाई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फॉलन थ्रू एच। ठीक है, यही दिया हुआ है आपको। एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी शो करो बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन v इज इक्वल टू के इंटू रूट ऑफ जी एच। तो ये जो डिस्टेंस है वो h है एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और वो क्या है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है इसके ऊपर। जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ पे डिपेंड कर रही है डिस्टेंस फॉलन थ्रू h एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, हाइट जो है, जो h है, हाइट या डिस्टेंस रेज टू पावर a, एंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g रेज टू पावर g। तो इनसे मिलके जो बनेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h रेज टू पावर a एंड g रेज टू पावर b एंड v इक्वल्स टू k h रेज टू पावर a g रेज टू। इतना तो सब क्वेश्चन में करना है आपको। k यहाँ पे क्या है, k इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये तो हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि ये जो k है वो ऑलवेज क्या होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या करो, सबका डायमेंशन लिखो। वेलोसिटी का अगर मैं लिखूंगा तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हो जाएगा भाई, वेलोसिटी का अगर डायमेंशन देखेंगे तो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, यूनिट लिख लिया करो मीटर पर सेकंड। तो L अपॉन टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा LT माइनस 1। ठीक है, वेलोसिटी का। हाइट है h, लेंथ ही है वो तो, या डिस्टेंस है L हो जाएगा, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा LT अपॉन टी स्क्वायर LT माइनस 2, टी रेज टू पावर माइनस 2, ये g का हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी h सबका लिख लिया। अब उठा के किस में डालेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS होगा, अगर ये ट्रू है तो। डायमेंशन ऑफ v कितना होगा, LT माइनस 1। k डायमेंशनल कांस्टेंट है, उसकी जगह पे कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे आप। h की जगह क्या होगा, डिस्टेंस है या हाइट है, जो भी मतलब डिस्टेंस है, तो L हो जाएगा। g कितना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका डायमेंशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है, L इंटू टी रेज टू पावर माइनस 2। अब इसको कंबाइन कर देंगे। देखो मास तो है ही नहीं इसमें, तो मास तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। न तो LHS में मास है, न RHS में मास है, तो मास को तो छोड़ ही दो। इसको देखेंगे तो ये L रेज टू पावर 1 है, इसको L रेज टू पावर A, L रेज टू पावर B हो जाएगा जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और टी रेज टू पावर माइनस 2B। ये हो जाएगा L रेज टू पावर 1, टी रेज टू पावर माइनस 1। ये हो जाएगा, बेस से में पावर को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस बी और टी रेज टू पावर माइनस 2B। अब हम कंपेयर करते हैं, तो लेंथ को कंपेयर करो, तो इधर लेंथ a प्लस बी है LHS में, और RHS में a प्लस बी है पावर, और LHS में 1 है। ऐसे ही माइनस 2B इज इक्वल टू क्या करूँगा, माइनस 1 करूँगा जब मैं टाइम को कंपेयर करूँगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे आ रही है हाफ, इससे कट करो, b की वैल्यू हाफ आ गई। अब इसमें पुट करेंगे 1/2 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 माइनस हाफ, तो a की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास, हाफ आ जाएगी 1/2। उठा के फिर ये जो ये वैल्यू है किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पुट करो v इक्वल्स टू के h रेज टू पावर a की वैल्यू है हाफ और b की वैल्यू भी क्या है हाफ, v इंटू के, v इक्वल्स टू के इंटू h रूट ऑफ h इंटू जी, और यही आपको देखो प्रूव करना था ऊपर। ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर 1/2 पावर थी, तो दोनों को साथ में मैं स्क्वायर रूट डाल के मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और यही आपको प्रूव करना था। तो डायमेंशनली आप एनालिसिस से इसको प्रूव कर सकते हैं। जो भी आपको चीज़ें गिवन है उस हिसाब से उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लिख लीजिए कि भाई v जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है हाइट के या डिस्टेंस के, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वहाँ से आप क्या करेंगे, इसका डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जैसे 8th वाला क्वेश्चन है, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, किसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है यहाँ पे,
एनर्जी का करना है बॉडी इन एग्जीक्यूटिव एसएचएम, मतलब एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अज्यूमिंग दैट द एनर्जी डिपेंड्स ऑफ, एनर्जी जो डिपेंड कर रही है वो किसके ऊपर, मास पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर? तो इसने बोल दिया जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनर्जी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो m रेज टू पावर a। एनर्जी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के क्या न्यू है, रेज टू पावर b। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, यहाँ पे r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो कि एम्पलीट्यूड है। अब इन तीनों से मिलके जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू रेज टू पावर b जो फ्रीक्वेंसी है, और r रेज टू पावर c। तो E इक्वल्स टू ये हो जाएगा k, प्रोपोर्शनलिटी को जब ओपन करेंगे न्यू और r रेज टू पावर c, तो यहाँ पे जो k है वो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, बहुत बार बता लिया है तो ठीक है हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एनर्जी का लिखूंगा, एनर्जी आपको पता क्या होता है, वर्क ही होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी। तो हमें एनर्जी का डायमेंशन होता है जो वर्क का होता है वही होता है, वो होता है ml/t-2। क्या होता है, ml/t-2 होता है। न्यू है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो मतलब 1/t, तो जिसको हम लिख सकते हैं t⁻⁻⁻1। और उसके बाद जो है आर, रेडियस, वो तो एम्पलीट्यूड है, लेंथ ही हो गई ना, उसका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं, तो LHS में पुट करेंगे तो क्या होगा, ml/t-2 एनर्जी का, k डायमेंशनल कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना है, मास जो m है उसका तो m ही होगा, पुट कर दीजिए, ये होगा m रेज टू पावर a, न्यू रेज टू पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यू का कितना है, न्यू नहीं पुट करना है, इसकी जगह पे आपको रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे डायमेंशन पुट करो उसका, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा t-1 रेज टू पावर b और l रेज टू पावर हो जाएगा c। तो ये हो जाएगा ml/t-2 m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर c और t रेज टू पावर -p। देखो हो गया। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया LHS को, इसको कंपेरिजन करते हैं। तो a का वैल्यू 1 आएगा, मास को कंपेयर करेंगे, लेंथ को कंपेयर करेंगे तो c का वैल्यू 2 आएगा, और टाइम को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे -b इक्वल टू -2, तो b का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 2। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 2। अब इसको उठा के हम किस में डालेंगे, अब हम इसके अंदर क्या कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो e इक्वल्स टू k इंटू m रेज टू पावर 1, न्यू रेज टू पावर 2 और r रेज टू पावर 2, ठीक है। तो e इक्वल्स टू ये आ जाएगा k m न्यू स्क्वायर और r स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, जो कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास पे, फ्रीक्वेंसी पे एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे। क्लियर है? ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ ऑर्बिटल वेलोसिटी v, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो v है, ऑफ ए सैटेलाइट में डिपेंड्स अपॉन ऑन इट्स मास एंड डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट की, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास पे, डिस्टेंस r कहाँ से है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको लिखेंगे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a, v is directly proportional to r raised to power b, and v is directly proportional to g raised to power c. That means v is directly proportional to m raised to power a, r raised to power b, g raised to power c. v equals to k m raised to power a, r raised to power b और g raised to power c। इतना तो सब में ही करना है, आपको पता है। k यहाँ पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। अब वेलोसिटी का क्या होता है, सेम बताया था बहुत बार, मीटर पर सेकंड होता है, तो LT-1 हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला। मास का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा वो तो। रेडियस का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, जो कि क्या हो जाएगा L/t², ये हो जाएगा LT-2, ठीक है। सबका हमने लिख लिया। अब इसमें पुट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS होगा। पुट करो, वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, LT-1,
के का डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कुछ नहीं होता है। मास का क्या होगा, m होगा। रेडियस उसका तो लेंथ ही है l, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कितना होता है, l इंटू टी रेज टू पावर -2 रेज टू पावर c। तो यहाँ पे मास है नहीं तो इसको 0 लिख लेंगे, m रेज टू पावर 0 इस साइड, l रेज टू पावर 1 है, t रेज टू पावर -1 है। तो मास यहाँ पे m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर क्या होगा, b हो गया, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो l रेज टू पावर c और t रेज टू पावर -2c। तो ये हो जाएगा m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर -1 इक्वल्स टू m रेज टू पावर a। लेंथ दोनों सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी b प्लस c और t रेज टू पावर -2c। अब इसको ना कंपेयर करते हैं, तो m रेज टू पावर a, m रेज टू पावर 0, तो a रेज टू पावर 0, इसको कंपेयर करेंगे, l रेज टू पावर क्या हो जाएगा, b प्लस c, और इधर क्या है l रेज टू पावर 1/2, कंपेयर हो गया। और टाइम को जब कंपेयर करूंगा तो -2c इक्वल टू -1, तो c का वैल्यू तो यहाँ से डायरेक्ट कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है भाई। c का वैल्यू कितना आ रहा है, c का वैल्यू आ रहा है 1/2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब c का वैल्यू इसमें डालेंगे तो b प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, तो b का वैल्यू कितना आ रहा होगा आपको, हाफ आ रहा होगा, और a का वैल्यू 0 है ही, तो a का वैल्यू 0 आ रहा है, b का वैल्यू 1/2 आ रहा है, और c का वैल्यू 1/2 आ रहा है, क्लियर। पुट कर देते हैं किस में, इस एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे सारी वैल्यू, तो v इक्वल्स टू ये हो जाएगा k m रेज टू पावर 0। इसने इसीलिए बोला था मे डिपेंड, हो सकता है मास पे डिपेंड करे, रेडियस पे, तो यहाँ पे मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता है क्योंकि m रेज टू पावर तो 0 ही आ गया, ठीक है। r रेज टू पावर b का वैल्यू है 1/2 और c का वैल्यू है 1/2, तो g रेज टू पावर 1/2, तो मास तो ख़त्म ही होगा क्योंकि रेज टू पावर 0 है, तो v इक्वल्स टू हो गया k, और r और g के ऊपर दोनों पे रूट लगा देंगे क्योंकि 1/2 पावर है दोनों की, तो इसलिए ये फाइनल आपका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो वेलोसिटी है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मास, कि भाई मास पे डिपेंड नहीं करती है क्योंकि मास तो आया ही नहीं इसके अंदर फाइनल एक्सप्रेशन में, इसीलिए उसने लिखा था कि सैटेलाइट मे डिपेंड ऑन इट्स मास, रेडियस डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसीलिए उसने राइट किया था यहाँ पे। तो वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है क्योंकि फाइनल जो एक्सप्रेशन आया हमारा क्या आया, v इक्वल्स टू k इंटू रूट ऑफ आर जी, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई, सोल्व करेंगे। इसमें जो है ना वेलोसिटी जो है मास रेडियस जी पे ऊपर में डिपेंड बोला था, और डायमेंशनली हम इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। जो बॉडी है वो किसके ऊपर मूव डिपेंड कर रही है, ए बॉडी ऑफ मास m है, ठीक है, मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या है यहाँ पे ओमेगा है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला है इस कंडीशन में जो सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है वो किसका निकालना है, सेंटीपिटल फोर्स का निकालना है। तो आपको पता है कि जो सेंटीपिटल फोर्स है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है भाई, ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, देखो वो मास पे डिपेंड कर रही है, वो सर्कल ऑफ रेडियस r पे डिपेंड कर रही है, और एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे करेंगे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, m रेज टू पावर a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, तीनों के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर इसको लिखता हूँ, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a, r रेज टू पावर b और ओमेगा रेज टू पावर c, f इक्वल टू k इंटू m रेज टू पावर a, r रेज टू पावर b और ओमेगा रेज टू पावर c, वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट।
कांस्टेंट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे फोर, अब देखो डायमेंशंस लिखते हैं सबके, तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, mlt-2 होता है, ये तो बहुत बार कर लिया। मास का डायमेंशन m ही होता है, उसके बाद l है, रेडियस है, तो जिसका क्या होता है, लेंथ ही होता है, ठीक है, रेडियस का l होता है। अब बात आती है यहाँ पे ओमेगा, ठीक है। ओमेगा जो है ना वो एंगुलर वेलोसिटी होता है, जो कि क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। या फिर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू v/r भी होता है, या फिर हम इसको बोल देते हैं एंगल अपॉन, कहीं कहीं एंगल अपॉन टाइम भी होता है। तो आपको पता है एंगल जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और हम इसका लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्मूले से हम इसका निकालेंगे डायमेंशन, तो वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1 होता है। वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1, क्योंकि मीटर पर सेकंड। नीचे जो है r है, r यहाँ पे क्या होता है, लेंथ होता है, तो l से l कट गया, तो t⁻⁻1 आ गया, किसका, -1, किसका डायमेंशन आ गया, ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी का। अगर आप इस एक्सप्रेशन से निकालते हो एंगल अपॉन टाइम से, तो एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, और टाइम का क्या होता है, 1/t, मतलब डिवाइड में टाइम है ना, इसलिए t हो गया, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो जो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है t⁻⁻1, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो इसमें पुट करेंगे फोर्स का, तो mlt-2, के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ही, तो m⁻, ये हो गया आपका a, r जो है लेंथ है p, और ओमेगा जो है वो है आपका एंगुलर वेलोसिटी जिसका डायमेंशन है t⁻⁻1। तो ये होगा m⁻1, l⁻1, t⁻⁻2, ये होगा m⁻a, l⁻b, t⁻⁻c। कंपेयर करेंगे, मास को कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू 1 आ रहा है, लेंथ को कंपेयर करेंगे, b का वैल्यू भी 1 आ रहा है, और अगर मैं टाइम को कंपेयर करता हूँ तो -c=-2, तो c का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। सारी वैल्यू आ गई आपके पास, उठा के ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू, सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू k इंटू m⁻, a का वैल्यू 1 है, r का रेज टू पावर b का वैल्यू 1 है, और ओमेगा रेज टू पावर c, तो c का वैल्यू 2 है। तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया f इज इक्वल टू k m/r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, k जो है ना वो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है वो। यहाँ से इसमें फॉर्मूले में क्या प्रॉब्लम है, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए यहाँ पे सब कुछ दे देता है फॉर्मूला, बट प्रॉब्लम ये है ये डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे पाता है। जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट k है, उसकी वैल्यू नहीं बता पाता है ये कि भाई उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी है डायमेंशन एनालिसिस की। अभी तक आपने सारे क्वेश्चंस देखे कैसे कैसे इनको करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मास m था और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रेडियस जो है सर्कल का वो r था, सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना था। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू पावर a, r और ओमेगा, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया, डायमेंशन एनालिसिस से ABC की वैल्यू निकाल के पुट कर दी, ठीक है। तो इसलिए इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी है भाई, कि इसकी लिमिटेशन क्या क्या हो सकती है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो देखिए। अब इसकी लिमिटेशन जो है, जैसे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी है भाई, ठीक है। तो लिमिटेशन जो है, सबसे पहले फर्स्ट लिमिटेशन है, द मेथड डज नॉट गिव एनी information about the dimensionless constant। डायमेंशनलेस कांस्टेंट के इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सीखे, क्या के की वैल्यू दी इसने, नहीं दी, इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन है कि द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। सेकंड है, इफ फेल्स व्हेन, ये मेथड फेल्स होता है कब होता है, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे ये हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो गया,
तो यहाँ पे ध्यान से देखो, दो क्वांटिटी इस तरफ सम में है, मतलब सम है इनका, ठीक है, सम हो रही है, ऐड हो रही है, मतलब इज द सम और डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट्स, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना, सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर क्वांटिटी, ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज, ठीक है। यहाँ ये मेथड यहाँ पे भी फेल हो जाता है व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी, जब आपकी कोई भी दो क्वांटिटी हैं, मान लीजिए टू और मोर, अगर उनका सम करें या डिफरेंस करें तो वहाँ पे ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाते हैं। हमें ये इंडिविजुअल क्वांटिटी चाहिए, जैसे फोर्स किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, मास पे एक्सेलरेशन पे हमने कर दिया, ठीक है, लेकिन प्लस में तो नहीं लिया ना अभी तक कोई भी क्वेश्चन में, तो उसके ऊपर ये मेथड फेल हो जाता है। थर्ड देखिए, इफ फेल्स when a physical quantity depends on more than three physical quantity, ठीक है। ये मेथड फेल हो जाता है, कब हो जाता है, जब आपकी मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटी, आपको पता है जो डायमेंशन हमने किस में सीखा है, MLT में सीखा है, ठीक है, MLT कुछ भी हो सकता है, M है मास है, लेंथ है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होता तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपके पास चार इक्वेशन आ जाए, उनको सोल्व करना तो थोड़ा मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए ABCD की आपकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, मतलब ये जो मेथड है वो सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई नहीं हो पाता है। हमें सिर्फ तीन ही फिजिकल क्वांटिटी तक हम इस मेथड को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है, इफ फेल्स टू derive relationship which involve trigonometry, logarithmic और exponential function, ये मेथड वहाँ पे भी फेल हो जाता है जहाँ पे कोई रिलेशन ऐसा हो, टिग्नोमेट्री में हो, लोगरिथमिक में हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हो, वहाँ पे भी हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ये चार इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। एक तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे पाता है, ये फेल्स कर जाता है कहाँ पे, जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सम और डिफरेंस में हो। ये फेल हो जाता है कब, जब क्वांटिटी डिपेंड हो अपॉन मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है। और यहाँ पे ये फेल हो जाता है जो रिलेशन आपको टिग्नोमेट्रिक, लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपको गिवन है तो, ठीक है। तो ये थी आपकी लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसको प्रैक्टिस करना और बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चंस आते रहेंगे। इसका जो मेन जो मतलब सोल्व कैसे करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को, वो मैंने आपको आइडिया बता दिया है इनके अंदर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम एरर एंड एनालिसिस सीखेंगे कि एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो एरर हैं उनको सीखेंगे, ठीक है। राउंडिंग ऑफ सीखेंगे। तो यहाँ तक आज की क्लास में बस इतना ही है। इनको रिवाइज कीजिए, इनके क्वेश्चंस को। लिमिट ऑफ जो लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगर ये आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना भाई, ठीक है, और शेयर कर देना इस चैनल को, और सब्सक्राइब कर लेना। आगे आपको और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपको मिलते रहेंगे इसके ऊपर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।